बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। मेरी शेली को फ्रैंकेनस्टाइन लिखने की प्रेरणा 1816 में जिनेवा में तब मिली जब वह और उसके दोस्त मिलकर भूतों की कहानियां सुनाने लगे। उन कहानियों में से फ्रैंकेनस्टाइन ही एकमात्र ऐसी कहानी थी जो पूरी तरह समाप्त हुई थी। लेटर 1। 11 दिसंबर को 18वीं शताब्दी के किसी समय रॉबर्ट बोल्टन अपनी बहन मार्गरेट को लिखते हैं कि वह नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं ताकि उसकी अलौकिक सुंदरता का अन्वेषण कर सके। उसका उद्देश्य पोल के पार की भूमि की खोज करना और उसके मैग्नेटिज्म के स्रोत का पता लगाना है। उसे नहीं पता कि वह कब या कभी लौटेगा भी या नहीं। लेटर 2। अगले वर्ष 28 मार्च को बोल्टन लिखता है कि शायद वह समुद्र की जिंदगी के लिए बहुत संवेदनशील है क्योंकि यह क्रूर और कठोर है। फिर भी वह यात्रा पूरी करने के लिए दृढ़ निश्चयी है और समुद्र से मोहित है, यहाँ तक कि उसकी खतरनाक सुंदरता से भी। लेटर 3। 7 जुलाई को बोल्टन लिखता है कि अब तक अभियान बहुत सफल रहा है और इस वजह से उसे मानव क्षमता के प्रति गहरा आशावाद महसूस होता है। लेटर 4। अगले पत्र में बोल्टन लिखता है कि उसके क्रू ने एक विशाल जंगली आदमी को कुत्तों की स्लेज पर देखा। अगले दिन उन्होंने एक सामान्य आकार के यूरोपियन व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति जहाज पर चढ़ता है और आने वाले दिनों में वह और बोल्टन घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। लेकिन वह अजनबी तब विचलित हो जाता है जब वह बोल्टन की खोज के बारे में सुनता है और चाहता है कि बोल्टन उसकी कहानी सुने ताकि वह या तो उसे प्रोत्साहित करे या हतोत्साहित। बोल्टन उस अजनबी की कहानी को नोट करता है और वही आगे की कथा का आधार बनती है। अजनबी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जिनेवा स्विट्जरलैंड में बड़ा हुआ था। जब वह 5 साल का था उसकी मां ने एक इटालियन अनाथ लड़की एलिजाबेथ लेवेंजा को गोद लिया। विक्टर और एलिजाबेथ बहुत करीबी हो गए और खुद को चचेरे भाई बहन कहते थे। विक्टर का बचपन बहुत सुखद था। एलिजाबेथ के साथ साथ उसका एक और अच्छा मित्र था, हेनरी क्लेरवेल। उम्र बढ़ने के साथ वह नेचुरल फिलोसफी में गहरी रुचि लेने लगा। एक बार उसने बिजली की एक तेज चमक देखी जिससे वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने गणित की ओर रुख किया, लेकिन अंततः फिर से नेचुरल फिलोसफी की ओर लौट आया जो अंत में उसके पतन का कारण बनी। अपने 17वें जन्मदिन से पहले ही विक्टर की मां स्कारलेट फीवर से मर जाती है। मरने से पहले वह चाहती है कि विक्टर और एलिजाबेथ की शादी हो। इसके बाद विक्टर इंगोलस्टाट यूनिवर्सिटी जाता है जहां एक केमिस्ट्री प्रोफेसर एम बोल्डमैन उसे प्रेरित करता है कि वह सृष्टि के गहरे रहस्यों को जाने। नेचुरल फिलोसफी के प्रति अपने जुनून और प्रसिद्धि की चाह में विक्टर 2 वर्षों की कठोर मेहनत और एकांत के बाद जीवन बनाने का रहस्य खोज लेता है। वह एक नई प्रजाति का निर्माता बनने का सपना देखता है। जब विक्टर आखिरकार अपने बनाए जीव को जीवित कर देता है तो वह उसे भयानक रूप को देखकर डर से भाग जाता है। इंगोलस्टाट की गलियों में भटकते हुए उसकी मुलाकात उसके पुराने मित्र हेनरी क्लेरवेल से होती है जो पढ़ाई के लिए वहां आया है। दोनों विक्टर के अपार्टमेंट में लौटते हैं और जब विक्टर पाता है कि मॉन्स्टर गायब है तो जल्दी वह बीमार पड़ जाता है। हेनरी कई महीनों तक उसकी देखभाल करता है और फिर उसे एलिजाबेथ का पत्र देता है। एलिजाबेथ के पत्र में परिवार की खबरें हैं।
जिसमें वह भी शामिल है कि उसकी पुरानी नौकरानी जस्टिन मॉरिस अब फिर से उसके साथ रह रही है। विक्टर कुछ समय के लिए नेचुरल फिलोसॉफी से दूर होकर क्लेरवेल के साथ मिडिल ईस्टर्न भाषाओं का अध्ययन करता है। टर्म के अंत में वे जर्मनी की यात्रा पर निकलते हैं, जिससे विक्टर को कुछ राहत और खुशी मिलती है। लेकिन जल्द ही विक्टर को अपने पिता के पत्र से पता चलता है कि उसका छोटा भाई विलियम की हत्या हो गई है। वह जब विलियम की मृत्यु स्थल पर जाता है तो उसे लगता है कि उसने मॉन्स्टर को देखा है और उसे एहसास होता है कि अगर हत्या उसी ने की है तो इसका दोषी वह स्वयं ही है। फिर भी जस्टिन मॉरिस पर हत्या का आरोप लगाया जाता है क्योंकि विलियम का एक पोर्ट्रेट उसकी जेब में पाया जाता है। विक्टर सच्चाई बताने से डरता था क्योंकि उसे लगता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेंगे और सब उसको पागल समझेंगे। ट्रायल में जस्टिन अपनी बेगुनाही की दलील देती है, लेकिन यह नहीं बता पाती कि पोर्ट्रेट उसकी जेब में कैसे आया। उसे दोषी ठहराया जाता है और मृत्युदंड दिया जाता है। विक्टर जब जेल में उससे मिलता है तो वह बताती है कि दबाव के कारण उसने झूठा कबूलनामा किया है और अब मरने को तैयार है। उसकी फांसी के बाद विक्टर जस्टिन और विलियम दोनों की मौत के लिए गहरे अपराध बोध से भर जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन परिवार के बेलरिव के अपने अवकाश गृह में चला जाता है, लेकिन विक्टर आत्मघाती निराशा में डूबा रहता है। वह जब चमोनी की यात्रा करता है तो प्रकृति की सुंदरता में उसे कुछ क्षणिक शांति मिलती है, पर यह राहत कभी ज़्यादा देर नहीं टिकती। जब विक्टर मोटनवर्थ पर्वत पर चढ़ता है तो वह वहाँ मॉन्स्टर को देखता है, उसे श्राप देता है, लेकिन मॉन्स्टर जोर देकर कहता है कि उसे विक्टर का एडम होना चाहिए था और उसकी हिंसा का कारण विक्टर की उपेक्षा ही है। वह चाहता है कि विक्टर उसकी कहानी सुने और विक्टर उसकी बात सुनकर उसके साथ एक गुफा में चला जाता है। मॉन्स्टर बताता है कि जब विक्टर ने उसे बनाया था तो वह उसके कमरे से भाग गया और पहली बार रोशनी, अंधेरा, भूख, ठंड और आग जैसी चीज़ों का अनुभव किया। क्योंकि मनुष्य उससे डरते थे, वह उनसे दूर भागता रहा और एक कुटिया के पास शरण ली, जहाँ एक आदमी, एक औरत और एक बूढ़ा व्यक्ति रहते थे। मॉन्स्टर समझता है कि परिवार दुखी है क्योंकि वे गरीब है और बूढ़ा व्यक्ति अंधा है। चूँकि वह उनका खाना खा रहा था, वह बदले में उनके लिए लकड़ी इकट्ठी करने लगा और उनकी भाषा सीखने की कोशिश की। एक दिन उसने अपना प्रतिबिंब देखा और समझा कि लोग उससे क्यों डरते हैं। फिर भी उसे उम्मीद थी कि अगर वह दयालुता से बोलेगा और व्यवहार करेगा तो उसे स्वीकार कर लेंगे। एक सुंदर अरब महिला सफी उस कुटिया में आती है और मॉन्स्टर देखता है कि लड़का फेलिक्स डी लेसी सभी को इतिहास की किताब से पढ़ाता है। इन पाठों के माध्यम से मॉन्स्टर सीखता है कि इंसान कितने दुष्ट हो सकते हैं और उसे अपनी डीप लोनलीनेस का एहसास होता है। मॉन्स्टर को डी लेसी परिवार का इतिहास पता चलता है। सपी का पिता एक धनी तुर्क था जो पेरिस में रहता था और फेलिक्स ने उसे एक झूठे आरोप से बचाने में मदद की थी। इसी दौरान फेलिक्स को सपी से प्रेम हो गया और उस तुर्क ने प्रस्ताव रखा कि वह फेलिक्स से उसकी शादी कर देगा। लेकिन जब सरकार को फेलिक्स की मदद का पता चला तो उन्होंने डी लेसी परिवार को गायब करवा दिया। बाद में तुर्क ने अपना वादा तोड़ दिया और सपी की शादी से इनकार कर दिया, लेकिन सपी अपने पिता के साथ तुर्की लौटने से मना कर देती है और फेलिक्स से मिलने को भाग जाती है। मॉन्स्टर बताता है कि उसे जंगल में पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब मिली और क्योंकि उसे अपने क्रिएटर का प्रेम नहीं मिला
तो वह किताब के सेटन पात्र से खुद को जोड़ने लगा। उसे विक्टर के कुछ कागजों से अपने ओरिजिन के बारे में पता चला और उसने कड़बड़ाहट से विक्टर को दोषी ठहराया कि उसने उसे बनाया है। फिर भी उसने एक दिन यह तय किया कि वह अंधे डी लेसी को तब अपनी सच्चाई बताएगा जब बाकी परिवार बाहर होगा। लेकिन जब वे लौटते हैं तो दानव को देखकर डर जाते हैं। वह वहाँ से भाग जाता है। रिजेक्शन से क्रोधित होकर भी दानव फिर भी मेल मिलाप की कोशिश करता है, लेकिन परिवार बाहर से चला जाता है। अब रिवेंज की भावना में भरा मॉन्स्टर जिनेवा की ओर बढ़ता है। वह एक छोटे लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का कहता है कि उसका पिता फ्रैंकेनस्टाइन है, तो मॉन्स्टर क्रोधित होकर उसे गला दबाकर मार देता है। फिर वह लड़के के पास से मिला एक पोर्ट्रेट सोती हुई लड़की की जेब में डाल देता है। वह इस बात से भी क्रोधित होता है कि वह कभी स्त्री सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकेगा और विक्टर से मांग करता है कि वह उसके लिए एक फीमेल कंपेनियन बनाए। विक्टर मॉन्स्टर की मांग ठुकरा देता है, ये सोचकर कि दो मॉन्स्टर एक से ज़्यादा विनाशकारी होंगे। मॉन्स्टर फिर से विक्टर को अपने दुख और हिंसा के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि अगर विक्टर उसकी साथी बना देगा तो दोनों साउथ अमेरिका चले जाएंगे और मनुष्यों से कभी संपर्क नहीं रखेंगे। विक्टर अनिच्छा से मान जाता है। विक्टर उस साथी को बनाने का काम टालता रहता है। उसे इसके लिए और रिसर्च करने इंग्लैंड में भी जाना पड़ता है। उसका पिता अल्फोंस सोचता है कि विक्टर शादी से बच रहा है और उसे तुरंत एलिजाबेथ से विवाह करने के लिए कहता है। आखिरकार तय होता है कि विक्टर और क्लेरवेल इंग्लैंड जाएंगी, लेकिन 1 साल के भीतर लौट आएंगे। फिर उसकी शादी होगी। फिर भी विक्टर अंदर से दुखी और बोझिल महसूस करता है। अक्टूबर में विक्टर और क्लेरवेल लंदन पहुंचते हैं। विक्टर उदास रहता है जबकि क्लेरवेल उत्साही और मिलनसार है। वे स्कॉटलैंड की यात्रा पर निकलते हैं और वह विक्टर क्लेरवेल को एक मित्र के पास छोड़कर आर्कनीज के दूरस्थ द्वीपों में पहुंच जाता है, जहां वह एक सीक्रेट लैब बनाता है और काम शुरू करता है। एक रात विक्टर को डर लगता है कि 2 मॉन्स्टर मिलकर डेविल की एक नस्ल पैदा कर सकते हैं। तभी वह देखता है कि मॉन्स्टर लैब की खिड़की से झांक रहा है और गुस्से में विक्टर अपनी बनाई गई नई फीमेल क्रीचर को नष्ट कर देता है। मॉन्स्टर चिल्लाता है और भाग जाता है। कुछ समय बाद लौटकर वह विक्टर को धमकाता है कि उसकी शादी की रात को वह बदला लेगा। विक्टर अपने सारे उपकरण नष्ट कर देता है और उन्हें समुद्र में फेंक देता है, लेकिन जब वह वापस तट पर आता है तो स्थानीय लोग उस पर कल रात हुई हत्या का आरोप लगाते हैं। लोकल मजिस्ट्रेट मिस्टर किरविन विक्टर को बताते हैं कि लगभग 25 वर्ष का एक आदमी समुद्र तट पर मृत पाया जाता है और समुद्र में विक्टर जैसी एक नाव देखी गई थी। जब विक्टर बॉडी देखता है, वह क्लेरवेल का वह शोक और सदमे में से बेहोशी की हालत में चला जाता है। 2 महीने तक वह भ्रमित रहता है। आखिरकार उस पर कोई ठोस एविडेंस न होने के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसका दुख बना रहता है। अब वह निश्चय करता है कि अपने परिवार को उस मॉन्स्टर से सुरक्षित रखना होगा। उसका पिता उसके साथ जिनेवा लौटता है। जिनेवा लौटते समय विक्टर अपने पिता से कहता है कि उसने जस्टिन, विलियम और क्लेरवेल की हत्या की है, लेकिन उसका पिता सोचता है कि वह पागल हो गया है। उसे एलिजाबेथ का एक पत्र भी मिलता है जिसमें वह उनकी शादी को लेकर चिंता व्यक्त करता है। विक्टर सहमत हो जाता है कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसका विचार है कि अगर मॉन्स्टर ने अपने वादे के अनुसार उसे मार भी दिया तो कम से कम वह इस का यातना से तो मुक्त हो जाएगा। दोनों की शादी जिनेवा में होती है।
लेकिन विक्टर उदास रहता है। जब वे अपने हनीमून के लिए लेक कोमो की ओर जाते हैं, जल्दी जब विक्टर और एलिजाबेथ अपने हनीमून कॉटेज में पहुंचते हैं, विक्टर एक चीख सुनता है। वह दौड़कर जाता है और देखता है कि एलिजाबेथ मरी हुई है। वह खिड़की से मॉन्स्टर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर असफल रहता है। जिनेवा लौटने पर अल्फोंसे, जो विक्टर के पिता है, दुख से मर जाते हैं। विक्टर पागलपन में चला जाता है और उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। जब वह होश में आता है तो मजिस्ट्रेट से मॉन्स्टर के बारे में बात करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बदला उसे खुद ही लेना होगा। वह मानवता की अज्ञानता और अहंकार की निंदा करता है। विक्टर अपने परिवार का बदला लेने के लिए मॉन्स्टर का पीछा करता है। कई महीनों की दौड़ धूप के बाद वह उसे आर्कटिक में खोज निकालता है। वह मॉन्स्टर की स्लेज से लगभग 1 मील दूर होता है, जब अचानक बर्फ में गिर जाता है और उसी समय बोल्टन का जहाज उसे बचा लेता है और वर्तमान में कहानी लौट आती है। विक्टर यह जानते हुए कि वह मर रहा है, बोल्टन से विनती करता है कि अगर वह कभी दानव को देखे तो उसका बदला ले। अब कहानी फिर से बोल्टन के लेटर्स पर लौट आती है। बोल्टन लिखता है कि वह विक्टर पर विश्वास करता है, उसे सहानुभूति रखता है, पर यह भी देखता है कि विक्टर का पूरा ध्यान केवल मॉन्स्टर को मारने पर है। अगले पत्र में वह लिखता है कि उसका जहाज बर्फ में फंस गया है, उसके अपनी ही गलतियों की वजह से, और उसे डर है कि क्रू विद्रोह कर सकता है। लेकिन विक्टर बोल्टन के डिफेंस में बोलता है और दल को प्रभावित करता है। फिर भी आखिरकार बोल्टन निर्णय देता है कि जैसे ही बर्फ पिघलेगी वे अपना मिशन रद्द कर देंगे। अपने अंतिम पत्र में बोल्टन लिखता है कि विक्टर मर चुका है। उसकी लिखाई तब रुक जाती है जब वह देखता है कि मॉन्स्टर विक्टर की बॉडी के ऊपर शोक मना रहा है। मॉन्स्टर खुद को फॉलन एंजल कहता है और बर्फ पर कूदकर गायब हो जाता है, ये कहते हुए कि वह खुद को खत्म कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।